हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पढ़ो अब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसे भी ज्वाइन कीजिएगा ताकि डेली क्विज़ेस और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला न्यूज़ है वो ये है कि ब्रिटेन ने किस आइलैंड के सॉवरेनिटी को ट्रांसफ़र करने का जो एग्रीमेंट था उसे होल्ड पर डाल दिया। ठीक है, किसे ट्रांसफ़र कर रहे थे? मॉरिशस को। ठीक है, तो देखो हुआ क्या है कि चागोज़ आइलैंड कहाँ पर है? इंडियन ओशन में ब्रिटेन की टेरिटरी है। अभी तक मतलब ट्रांसफ़र हुआ नहीं है तो इसलिए ब्रिटेन की टेरिटरी है। तो इस तरह की टेरिटरीज़ को हम बोलते हैं ब्रिटेन्स इंडियन ओशन टेरिटरीज़। ठीक है, BIOT। तो देखो, या ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरीज़। तो जो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरीज़ हैं BIOT, इनमें से एक टेरिटरी है चागोज़ आइलैंड, जिनका कंट्रोल देने की बात हुई थी कि ये अब इसकी सॉवरेनिटी ट्रांसफ़र कर देंगे किसको? मॉरिशस को। ठीक है, ये बात ये पहले कर रहे थे कि ये मॉरिशस को इसका सॉवरेनिटी ट्रांसफ़र कर देंगे। मगर हुआ क्या कि अभी ईरान ने कुछ दिन पहले, अगर आपको पता हो तो, एक बेस है US का, डिएगो गार्सिया। कौन सा बेस है? डिएगो गार्सिया। इस पे ईरान ने अटैक किया था। तो जब ईरान ने अटैक किया उसके, ये डिएगो गार्सिया भी इसी आइलैंड पे है, चागोज़ आइलैंड पे। ठीक है, चागोज़ आइलैंड पर ही डिएगो गार्सिया भी है। ठीक है, तो डिएगो गार्सिया किसका बेस है? US UK दोनों मिलके चलाते हैं इसको। ठीक है, तो US UK इसको मिलके चला रहे हैं। तो जब इस पे अटैक हो गया तो US ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया इस डील से। US का कहना है कि अब ये डील अभी के लिए कोई मतलब नहीं है इसका। तो UK ने इस डील को होल्ड पर डाल दिया है। UK ने इस डील को होल्ड पर डाल दिया। इसका मतलब क्या है कि अब ये आइलैंड अभी के लिए UK के पास ही बना रहेगा और UK के पास आइलैंड की सॉवरेनिटी रहेगी और US के पास उसके बेस का एक्सेस रहेगा, जहाँ से वो आसानी से इंडियन ओशन में ईरान के ऊपर नज़र रख सकता है या बाकी देशों पर भी नज़र रख सकता है। आई होप यहाँ तक कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो तो देखो, न्यूज़ ये है कि UK इज़ प्लान टू ट्रांसफ़र चागोज़ आइलैंड सॉवरेनिटी टू मॉरिशस इज़ पुट इंडेफिनेटली ऑन होल्ड। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। ये देख सकते हो आप कि ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, यहाँ श्रीलंका है और इसके नीचे जाओगे तो ये मालदीव वाला पोर्शन है और यहाँ पे आप देखोगे क्या है? चागोज़ है। क्या है? चागोज़। मॉरिशस यहाँ मेडागास्कर के बगल में है मॉरिशस। इसके पास में ही रियूनियन आइलैंड है। ये रियूनियन किसका है? फ्रांस का है। किसका? फ्रांस का। तो हमें आज चागोज़ पे बात करनी है। तो चागोज़ पे ही क्या है? डिएगो गार्सिया। ठीक है, समझ में आ गया? डिएगो गार्सिया कहाँ पे? चागोज़ आइलैंड पे है। तो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरीज़ का ही ये पार्ट है। ठीक है, चलो, तो डिएगो गार्सिया पे अभी किसकी नेवल बेस प्रेजेंट है? तो US की, और UK भी अपना उस वहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस रखता है। चलो, अगली न्यूज़ है, हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक। ये न्यूज़ आप सिर्फ ये मत समझना कि राष्ट्रपति इलेक्ट हो गए तो अपॉइंटमेंट याद कर लेते हैं। यहाँ से आपको ईरान की जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, इराक की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में आपको एक बहुत ही शानदार चीज़ जानने को मिलेगी। इराक की पॉलिटिकल सिस्टम, देखो हुआ क्या था कि 2003 में इराक पर अटैक किया था US ने। इराक पर US ने अटैक किया था। ठीक है, उस समय इराक में कौन थे? सद्दाम हुसैन थे। आपको याद होगा, अगर होगा तो उस टाइम पे कौन थे वहाँ पे? सद्दाम हुसैन। तो जब 2003 में इराक पे अटैक हुआ, इराक की सभी चीज़ें तबाह कर दी गई। उसके बाद वहाँ पर जब नया सिस्टम बना तो वहाँ जाके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर, ये तीनों पोस्ट अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए रख दी गई। ठीक है, तो अब इस रेफरेंस में आप पढ़ो कि कौन वहाँ पे प्रेसिडेंट बना है। ठीक है, देखो तो आपके ऑप्शंस क्या है? बरहम साली, अब्दुल लतीफ़ रशीद, निसार अहमदी और मुस्तफ़ा अल कादमी। तो राइट आंसर क्या है? निज़ार अहमदी। ठीक है, देखो न्यूज़ क्या है कि इराकी पार्लियामेंट ने इलेक्टेड किया है किसको? कुर्दिश पॉलिटिशियन जिनका नाम है निज़ार अहमदी। आपको इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि कुर्द हैं। क्या है? कुर्द ही वो कम्युनिटी है जो टर्की से कुर्दिस्तान अलग लेने की बात करें, टर्की से और बाकी देशों से भी मिला के। ठीक है, सॉरी, तो ये कुर्द में कुर्दिश कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और अभी ये इराक के राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, यहाँ के ये पहले क्या थे? इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे। अब आपको एक सबसे अच्छी सी बात, ये देखो, ये है वहाँ के नए प्रेसिडेंट। इराक का ये मैप है, आप ये देख सकते हो, ईरान से इनकी बॉर्डर लग रही है। ये इनका कैपिटल क्या है? बगदाद। ठीक, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इराक में कौन सी सिविलाइजेशन थी जिसका लिंक हड़प्पा सिविलाइजेशन से मिलता है। ठीक है, इतना बताना कमेंट सेक्शन में। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे पावर शेयरिंग देख लें। तो देखो, जो 2003 में यहाँ पे अटैक हुआ, अटैक के बाद जब ये रीस्टैब्लिश हुई यहाँ पे सब चीज़ें,
तो उस री इस्टेब्लिश में इन्होंने एक चीज़ बनाई कि जनरली, मतलब ऐसा कहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं कि नहीं यही होगा, बट जनरली वो ये फॉलो करते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो कुर्द होगा, जो पीएम है वो शिया होगा, और जो स्पीकर है वो सुन्नी होगा, है ना। तो ये एक तरीके से आप बोलोगे कि एक एडजस्टमेंट का इन्होंने कॉन्सेप्ट लाया कि चलो तुम्हारा राष्ट्रपति हो जाएगा, हमारा पीएम हो जाएगा, और सुन्नी लोगों का क्या हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगली जो हमारी न्यूज़ है कि इस्माइल उमर गुले को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। तो राइट आंसर क्या है, जिबूती। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इनको 98% वोट मिला है। कितना, 98%, और ये छठी बार जीते हैं चुनाव, 6 टर्म है इनका। ये कब से वहाँ के राष्ट्रपति हैं या कब से वहाँ पे ये रूल कर रहे हैं, तो 1999 से, 1999 से बंदा लगातार वहाँ पे रूल कर रहा है। और ये जो जिबूती है वो कहाँ पे लोकेटेड है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, चलो ये है भाई साहब, इनकी फ़ोटो देख लो। तो अब ये देखो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका इस रीजन को बोलते हैं। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये देखो ये जो पोर्शन है अफ्रीका में, जो बाबेल मंडप, ये जो पोर्शन है इसे क्या बोलते हैं, बाबेल मंडप। ठीक है, बाबेल मंडल। ठीक, तो ये जो पोर्शन है इसमें जो इस तरह से हॉर्न की तरह पोर्शन निकला हुआ है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ठीक है, चलो ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो हमें अगर कंट्रीज याद करनी हो तो आप ऐसे याद कर लो, सीड, क्या सीड, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, आप अगर चाहो तो इससे याद कर सकते हो। ठीक है, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती। चलो अगली जो हमारी न्यूज़ है वो ये है कि वेयर विल द फर्स्ट एडिशन ऑफ नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 बी हेल्ड। ठीक है, तो ये कहाँ पे हेल्ड करने की बात की जा रही है, तो नई दिल्ली में। तो देखो जो पहला एडिशन है बाई एनुअल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, ये नौसेना भवन नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। कब से कब, 14 से 16 अप्रैल। ठीक है, तो 14 से 16 अप्रैल तक नौसेना भवन दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किस पे फोकस रहेगा, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, नेवी जिस पे काम करती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की चीज़ों पे इंडियन ओशन रीजन में स्पेशली फोकस करते हुए इंडियन नेवी ये पहला एडिशन लॉन्च कर रही है अपना। ठीक है, चलो अब व्हाट वाज इंडियाज़ रैंक इन द ओवरऑल टीम रैंकिंग्स एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026। ठीक है, तो भारत का रैंक क्या था, दूसरा रैंक था भारत का। भारत ने 2026 में अपना मिशन कंक्लूड किया, अपना जो भी हमारा स्पोर्ट्स वहाँ गया था कंटिजेंट। ठीक है, तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप बिस्केक किर्गिस्तान में। हमने टोटल 17 मेडल जीते, जिसमें से 2 गोल्ड, 6 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज थे, और भारत का रैंक क्या था, दूसरा था ओवरऑल टीम रैंकिंग्स में। ठीक है, चलो अब है विच मेडल डिड आयुष शेट्टी विन एट द बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप 2026। ठीक है, तो इनको कौन सा पदक मिला है, सिल्वर। ठीक है, तो देखो भारत के आयुष शेट्टी सिल्वर पदक जीते हैं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में, जो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, निंगबो चाइना में। इनको जो राइवलरी थी, किससे हारे हैं ये, तो ये फाइनल में जाके हारे हैं चाइना के शी यूकी। ठीक है, चाइना के शी यूकी से जीते। ठीक, तो शी यूकी इनको हरा के सिंगल्स गोल्ड जीता है उन्होंने, और ये उनका मतलब चाइना का पहला है 2017 के बाद से। 2017 के बाद से पहली बार चाइना ने गोल्ड जीता। किसको हराया, शी यूकी ने, आयुष शेट्टी जो इंडिया के थे। ठीक है, आयुष शेट्टी। चलो अगली न्यूज़ है, विच यूएस सिटी इज़ द फर्स्ट टू होस्ट अ लाइफ साइज स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद इंस्टॉल्ड बाय द सिटी गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हाल ही में सिएटल ने, किसने, सिएटल ने ये किया है कि वहाँ पे वो स्वामी विवेकानंद के लाइफ साइज स्टैचू लगाने जा रहे हैं। सिएटल यूएस में है, याद रखना। ठीक है, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब न्यूज़ में इतना ही जानने लायक था वहाँ पे। अब दूसरा जो हमारी अगली न्यूज़ है वो काफ़ी श्रद्धांजलि, आप बोल सकते हो दुख वाली न्यूज़ है कि जो सिंगर थी हमारी लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले जी, उनकी डेथ हो गई है कार्डियक अरेस्ट से। ठीक है, उनकी डेथ हो गई है कार्डियक अरेस्ट से। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इनका हाल ही में निधन हुआ है, उन्हें किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर क्या है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में मुंबई में इनका देहांत हो गया है कार्डियक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से। इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था, और इन्हें इनकी जो वर्सेटाइल वॉइस थी उनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिलता था दुनिया भर में। ठीक है, चलो अगली न्यूज़ है कि जो 200वीं बर्थ एनिवर्सरी है
महात्मा ज्योतिबा फुले की, ये किस वर्ष जाके कॉन्क्लूड होगी। देखो हुआ क्या कि इंडियन गवर्नमेंट ने महात्मा ज्योतिबा फुले के एनिवर्सरी के लिए, बर्थ एनिवर्सरी के लिए 2 साल का एक तरीके से आप बोल सकते हो कि स्मरणोत्सव बनाने की बात कही है। तो आपसे बोल रहा है कि किस वर्ष समाप्त होगा। ठीक है, देखो ये महात्मा ज्योतिबा फुले जी हैं। तो हुआ क्या कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम 2 साल के लिए, कब से कब तक, 11 अप्रैल 2026 से 11 अप्रैल 2028 तक 200वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाएंगे महात्मा ज्योतिबा फुले की। ठीक है, तो 11 अप्रैल 1827 में उनका जन्म हुआ था, तो हम 2 साल तक मनाने की बात कर रहे हैं। थीम क्या रहेगी, प्रायोरिटी टू द बैकवर्ड्स। ठीक है, प्रायोरिटी टू द बैकवर्ड्स ये थीम रखी गई है इस पूरे कमेमोरेशन की। ठीक है, चलो अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। अगली न्यूज़ पर जाने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि ज्योतिबा फुले जी की कुछ रचनाएं या उनके बारे में जो स्टैटिक फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनकी पत्नी जो थी उनका नाम क्या था, सावित्रीबाई फुले। 1848 में इन दोनों ने मिलकर भारत में पहला बालिका विद्यालय खोला। ठीक है, 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। 73 में गुलामगिरी लिखी इन्होंने, और 91 में सार्वजनिक सत्य धर्म इन्होंने लिखा। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हैं या इनकी राइटिंग्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना ला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो अगली न्यूज़ है, विच इंस्टीट्यूट इज़ द फर्स्ट अंडर CCRAS टू अचीव ISO 15189-2022 एक्रेडिटेशन। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में CARI बेंगलुरु ने ये अचीव किया है। तो देखो न्यूज़ है कि सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु ये पहला इंस्टीट्यूट बन गया है CCRAS, मतलब सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज, टू रिसीव ISO 15189-2022 एक्रेडिटेशन। ठीक है, क्यों मिला इनको, कि इनकी क्लिनिकल लैबोरेटरी जो है वो बायोकेमिस्ट्री और हेमेटोलॉजी के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बायोकेमिस्ट्री और हेमेटोलॉजी के लिए इनको ये एक्रेडिटेशन या ये सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट क्या दिखाता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये हाईली रिलायबल है और हाई क्वालिटी इनके यहाँ पे रिसर्चेज या फिर सर्विसेज हैं। ठीक है, आप मुझे ये ब्रैकेट में बताओ कि हीमेटोलॉजी होता क्या है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताओ कि हीमेटोलॉजी क्या होता है, आप इसकी डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में मुझे दे दो। अगली न्यूज़ है, विच रीजनल एयरलाइन रिसेंटली स्टार्टेड ऑपरेशंस फ्रॉम विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये हाल ही में फ्लाई 91 ये एक रीजनल एयरलाइन नई है जो ओपन की गई है अंडर, ये उड़ान स्कीम से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो उड़ान स्कीम में हम रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। हम क्या बढ़ा रहे हैं, रीजनल कनेक्टिविटी। ठीक है, तो रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने एक नई एयरलाइन शुरू की, फ्लाई 91। तो आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है, यही तो पूछ रहा है। डिटेल में न्यूज़ देखते हैं कि रीजनल एयरलाइन फ्लाई 91 हैज़ स्टार्टेड इट्स फ्लाइट ऑपरेशंस फ्रॉम विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको बस ये याद रखना है कहाँ से इसने स्टार्ट किया है या कहाँ से इनॉग्रेट फ्लाइट इसकी थी पहली, तो विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। हैदराबाद विजयवाड़ा हैदराबाद रूट पे ये चलेगी। गवर्नमेंट के जो उड़ान स्कीम है उससे ये सपोर्टेड है। अगली न्यूज़ है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे स्टैटिक के आपके एग्जाम में, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। क्यों, क्योंकि UPI के 10 साल पूरे हो गए। UPI के 10 साल पूरे हो गए। ठीक है, UPI लॉन्च कब हुआ था, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये 2016 में लॉन्च हुआ था। आपसे अगर पूछ ले कि उस टाइम पे RBI के गवर्नर कौन थे, ठीक है, उस टाइम पे RBI के गवर्नर कौन थे, तो कौन थे, रघुराम राजन जी थे। रघुराम राजन जी थे, और इन्होंने ही ये इसका पायलट प्रोजेक्ट उस टाइम पे लॉन्च किया था मुंबई में। ठीक है, चलो तो आपसे बोल रहा है कि इंडियन का जो UPI है, UPI फुल फॉर्म आपको याद ही होगा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। हम जो हर बार पेमेंट करते हैं सुनते हैं ना, पेटीएम पर 500 रुपये प्राप्त हुए, ये सब UPI की ही देन है। तो UPI को लॉन्च कब किया गया था, 2016 में। NPCI है, मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने इसको लॉन्च किया था और यही इसको मैनेज भी करते हैं। ठीक है, UPI के पास अभी ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट वॉल्यूम का लगभग 49% शेयर है। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस थी इंडिया के लिए। इंडिया के अलावा इसको फॉरेन कंट्रीज़ में भी लॉन्च किया जा चुका है, जैसे फ्रांस में भी UPI यूज़ होता है, नेपाल में, भूटान में, इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज़ अब UPI का यूज़ कर रही हैं।